हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। टारगेट फॉर आईक्यू में सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम पुलिस अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ये श्रृंखला अब आने वाले एपीओ एग्ज़ाम के लिए, जब तक एपीओ का एग्ज़ाम होता है तब तक के लिए कंटिन्यू रहेगी। रिवीजन स्तर पे भी इसको बहुत ही आप बेनिफिशियल लेके चल सकते हैं। इसके साथ में ही जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाए उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करते रहिएगा। पुलिस अधिनियम से 15 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, और वो 15 इसमें से कंप्लीट आपके मच मोर सफिशिएंट है। अगर आप ये पूरी सीरीज कवर करते हैं तो इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है पुलिस एक्ट का। कैसा लगा है आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, जिसके माध्यम से स्टूडेंट हमसे जुड़ पाएँ। और स्टूडेंट ही चूँकि हमारा करेज होते हैं, वहाँ से हमें इनपुट मिलेगा जो हम आपको आउटपुट की तरीके से और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पुलिस अधिनियम कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा निरसित नहीं हुई है। ऐसी कौन सी धारा है जो निरसित नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर पहले क्या होगा। इसका सही आंसर होगा धारा 44। धारा 44 जो है ये निरसित नहीं हुई है। इसी के साथ ही 6 धाराएं यहाँ पे आपको मैं लिख के बता देता हूँ। 6 सेक्शन हैं, ये टोटल सेक्शन निरसित हो गए। ये कब कब कौन कौन से हैं। धारा 6, इसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, 11, उसके बाद 38, उसके बाद 39, 40 और ये 41। ये 6 धाराएं निरसित हो चुकी हैं, यहाँ लिख लीजिए, ये हो गई हैं निरसित। ठीक है, इसके साथ ही कुछ धाराएं इसमें जोड़ी भी गई हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं। तो जो धाराएं जोड़ी गई हैं, जोड़ी गई धाराएं, जो धाराएं जोड़ी गई हैं हम उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो इसमें 15A या 15 का 30A या 30 का 32A और इसके अलावा 32B। साथ ही साथ एक और धारा जोड़ी गई है जो है 34A। ये 5 धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं और ये 6 धाराएं यहाँ से निरसित की गई हैं। इनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, हर साल कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है। 2001 वाला पूछा है, इसमें से कई बार अलग अलग पूछता है। तो 2001 कब हुआ था, 10 अगस्त 2001 को ये प्रवृत्त हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों में कौन सा पैरा फरार अपराधियों से संबंधित उपबंध करता है। फरार अपराधियों से संबंधित उपबंध किस पैरा में किया गया है। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि किस पैरा में किया गया है। ये किया गया है 215 से लेकर 215 से लेकर और 222 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। 215 से और 222 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें 215 में फरार अपराधी के संदर्भ में ही बताया गया है। ठीक है, उसके आगे फरार अपराधियों के बारे में क्या कार्रवाई होती है वो सब बताया गया है। फरार अपराधियों के 2 वर्ग बताए गए हैं। 2 वर्ग किस में बताए गए हैं, ये बताए गए हैं 217 में। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, फरार अपराधियों को जो 2 वर्ग बताए गए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हैं, 147 इसमें गिरफ्तारी बताई गई है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ पैरा, ये पैरा आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि पैरा 147। 155 भी 155 के अंतर्गत बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की अनावश्यक बेइज्जती नहीं की जाएगी। बेइज्जती नहीं की जाएगी, बेइज्जती नहीं की जाएगी। अब इसका कई बार आप जब एडवोकेट बन जाएंगे तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं वायलेशन होता है कि नहीं।
174, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैरा, इससे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 174, इसमें बताया गया है विशेष अपराधों के बारे में। विशेष अपराधों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से विशेष अपराध हैं। 190 पैरा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। गश्त, गश्त और घेराबंदी, गश्त और घेराबंदी के बारे में बताया गया है। और 115 से 122 आपको बता ही दिया हूँ फरार अपराधियों, और 117 भी बता दिए हैं फरार अपराधियों के दो वर्ग के बारे में बताया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का जो प्रमुख होता है ये कौन होता है, ये होता है पुलिस अधीक्षक। यहाँ नहीं होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा। नेक्स्ट, एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त कर जाने के बाद पैसा प्राप्त करे जाने का उसके ऊपर दोष आता है। ठीक है, तो वह किस चीज का, वह पुलिस कांस्टेबल किस चीज का दोषी होगा, तो वह दोषी होगा इसमें सदोष परिरोध का, सदोष परिरोध का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम, ये फिर से धाराओं के बारे में पूछ लिया है कि किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों में अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस बल के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है, बेसिकली ये पूछ रहा है। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये धारा 15 में है, धारा 15 में है। इसमें दिया क्या गया है कि विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को रखना, और इसमें 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक साथ ही साथ इसका एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इसमें 6 पॉइंट दिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स काफ़ी लंबे हैं तो पॉइंट्स अपन डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ, कभी मैं छोटा वीडियो बना के पॉइंट्स भी सारे डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे बताया गया है विक्षुब्ध और संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल के रखने के लिए। अगला, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों एवं विनिमय हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है राज्य सरकार को। तो देखिए ये कहाँ पे है, ये धारा 2 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 2 में वैसे बताया क्या गया है ये भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। धारा 2 में बताया गया है बल का गठन, जो धारा 2 में बताया गया है ये बताया गया है बल का गठन, ये है सेक्शन 2। अच्छा, इसमें 2 प्रावधान किए गए हैं, एक तो राज्य सरकार के द्वारा पुलिस बल का गठन किया जाएगा और दूसरा राज्य सरकार जो है, एक यहाँ पे पुलिस बल का गठन किया जाएगा पहला, और दूसरा पॉइंट इसमें जो दिया हुआ है सेकंड पॉइंट, इसको 1 कर लेते हैं अपन, ये नहीं है 1 कर लेते हैं। दूसरा है राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल के अधीनस्थ पंक्तियों के सदस्यों के वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण करना भी राज्य सरकार के अंतर्गत इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में किस धारा में प्रावधान किया गया है ये आपको बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों धारा 23 में। ठीक है, धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वह किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्ण जारी किए गए सब आदेशों और वारंटों का सालवर पालन करे और उसका निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रहण करे और सूचना करे, और उसका क्या क्या उसके कर्तव्य होंगे उसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है धारा 23 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित प्रावधान का उपबंध किया गया है। इस धारा में बताया गया है सामान्य डायरी के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया है धारा 44 में, पहले क्वेश्चन में जो निश्चित नहीं हुई थी उसी धारा में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि
प्रत्येक पुलिस के जो भार साधक अधिकारी होगा, वो थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा, वो ऐसे प्रारूप को जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करेगा, एक साधारण डायरी रखे और किए गए सब परिवादों और आरोपों को और गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम और प्रवादियों के नाम और उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों को, आयुध को, संपत्ति को और कब्जे में ली गई जो संपत्ति है उसको या फिर अन्यथा दी गई संपत्ति को और उन साक्षियों के नामों को जिसकी परीक्षा की गई है, सब उस डायरी में लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक सभा और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में किया गया है? जो पुलिस अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जो सार्वजनिक सभा होंगी, जुलूस होंगी, उसके बारे में प्रावधान करता है? तो ये कहाँ करता है? ये करता है दोस्तों धारा 30 के अंतर्गत। धारा 30 के अंतर्गत करता है। और धारा 30 में भी कई इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें 4 भाग दिए हुए हैं, चारों भाग में अलग अलग उसके बारे में प्रावधानित किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम चौकीदार जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है। त्योहारों के अवसर पे मार्ग में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो, इससे विनिमय करने की पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये किया गया है दोस्तों धारा 30। अभी मैंने आपको बताया था कि लोक जमाव और जुलूसों को विनिमय करने के लिए उसकी अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रावधान किया गया धारा 30 के खंड 4 में। इसके 4 खंड दिए हुए, चौथे खंड में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है मार्ग में संगीत, त्योहार समारोह के अवसर पे मार्ग में कितना संगीत होगा उसको भी विनियमित कर सकेगा कौन? जिला पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावाकृत यानी लावारिस संपत्ति को भार साधन चार्ज में लेगा। कौन लेगा? धारा 25 के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया है प्रत्येक पुलिस अधिकारी, प्रत्येक पुलिस अधिकारी इसमें बताया गया है। क्या बताया गया है? पुलिस अधिकारी बिना दावा वाली संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इसके व्ययन के बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। ये धारा 25 की लैंग्वेज है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावा वाली संपत्ति को अपने भार साधन में ले लें, उसे तालिका के जिला मजिस्ट्रेट को, उस तालिका को जिला मजिस्ट्रेट को दे दें, तालिका में दर्ज करके उस तालिका को जिला मजिस्ट्रेट को दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक की विधायी शक्तियों किसके अधीन होती हैं? पुलिस महानिदेशक की जो विधायी शक्तियां होती हैं ये किसके अंतर्गत होती हैं, ये आपको बताना है। तो ये होती हैं, पहले ही दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 311। इसमें दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पे अधिनियमित होंगे, इसके अधीन रहते हुए पुलिस जो महानिरीक्षक है वो अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस प्रावधान के अंतर्गत की जाती है, किस सेक्शन के अंतर्गत की जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी पहले क्वेश्चन में मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं। ये किया जाता है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पे मजिस्ट्रेट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा अपराधी है? ये पुलिस एक्ट का नहीं है, पुलिस एक्ट के बाहर का है, बट यहाँ आ गया है तो अपन डिस्कस जरूर करेंगे। उत्पीड़न के कारण रिश्वत देने वाला व्यक्ति यह सा अपराधी के अंतर्गत आता है। अगला है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को जिले में किसी भी भाग में नियोजन किया जा सकता है? किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है, ये किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? तो ये दोस्तों बताया गया है धारा 22 के अंतर्गत। धारा 22 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेंगे सदैव, और
जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्विष्ट सब प्रयोजनों के लिए सदैव कर्तव्यारूढ़ माना जाएगा और किसी भी समय साधारण पुलिस जिले के किसी भी भाग में पुलिस अधिकारी के रूप में नियोजित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामलों जिसमें सभी संबंधित मजिस्ट्रेटों को संज्ञान में लाए जिसमें अदावाकृत संपत्ति मालखाने में रखी गई है। अब अदावाकृत संपत्ति किस सेक्शन के अंतर्गत पुलिस अधिकारी और कौन सा पुलिस अधिकारी अपने कब्जे में ले सकता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जो 6 माह से अधिक रखी है उसको मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो इसमें से क्या करना चाहिए? उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? कैसा अधिकारी होता है? तो ये अधिकारी होता है प्रभावी अधिकारी के रूप में यह अधिकारी मान्य होता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारा 7 जो है ये विभागीय कार्यवाही से संबंधित है। विभागीय कार्यवाही से धारा 7 संबंधित है। अब धारा 7 में क्या दिया हुआ है? देखो पहले तो मैं आपको बता दूं, धारा 7 में दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन पुलिस निरीक्षक काम करेगा। ये अभी मैंने आपको बताया भी था। इसकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति यानी अपॉइंटमेंट और डिसमिसल एसेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर, इनके बारे में बताया गया है कि अगर दंड देना है तो कौन सा दंड दिया जा सकेगा, उस दंड को किस तरीके से करेगा। तो ये जो कार्यवाही होती है ये विभागीय कार्यवाही होती है, ये न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। विभाग के द्वारा ही ये कार्यवाही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिवृत्तों यानी हिस्ट्री शीटर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो हिस्ट्री शीटर के विषय में जो कथन गलत है वो है वर्ग खा के हिस्ट्री शीटर 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है और उसे तारांकित करना आवश्यक नहीं होता है, जबकि इसे आवश्यक होता है। ये गलत है। ठीक है, बाकी सब कथन सही है। जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। यह भी विशेष पुलिस अधिकारी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो किस अधिनियम के अंतर्गत ये आप बताइएगा। ये किया जा सकता है निरीक्षक की पंक्ति के अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? सवार पुलिस से संबंधित कौन सा अध्याय है? तो ये है अध्याय 8, इंपॉर्टेंट है। अगला, केस डायरी से संबंध। केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विवेचनाधिकारी को केस डायरी में वह स्थान व समय अभिलिखित करना चाहिए। कौन सा? जब और जहां पुलिस अधीक्षक से अन्वेषण की प्रगति के संबंध में जानकारी के लिए उसे तलब किया गया है उस समय और उस स्थान को केस डायरी में नोट किया जाना चाहिए। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने कवर किया है। ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगा है ये तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय बाय।